हेलो दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश वाले रियान सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी। इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश क्लास 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और बिहार बोर्ड में इंग्लिश 12th में रेनबो सेकेंड और रेनबो सेकेंड में सेक्शन पोइट्री अर्थात काव्य खंड से तीसरा पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लेकर आया हूं। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस खूबसूरत कविता की रचना किया है इंग्लैंड के महान कवि W.H. अडन ने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के महत्व के बारे में बताता हूं। यह जो वीडियो है यह चैप्टर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के बेस पर आधारित है। इस वीडियो में मैंने उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस किया है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि आज वर्तमान समय में बिहार बोर्ड में सभी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग इंग्लिश में भी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी कहलगांव सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी अवश्य दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन कविता में कवि ने इसका कुछ अन्य ही अभिप्राय समझाया है। इस कविता की रचना की है W.H. अडन ने। तो सबसे पहले हम लोग W.H. अडन के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोएट से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है पोएट के संबंधित, बॉर्न इन 1907 एंड डेड इन 1973। कवि का जन्म 1907 ईस्वी में और उन्हीं की मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई है। सेकेंड पॉइंट है द पोएट W.H. अडन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। पुलित्जर पुरस्कार जो इंग्लैंड ब्रिटेन की सरकार की ओर से दिया जाता है और लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ये पुरस्कार W.H. अडन को 1948 में मिला था। तो किसके लिए मिला था? फॉर हिज कलेक्शन उनकी संग्रह के लिए द एज ऑफ एनेक्सिटी। एज ऑफ एनेक्सिटी जो W.H. अडन की कलेक्शन है या पोयम की कलेक्शन है, इस रचना के लिए ही कवि को 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द पोएट ही वाज ए विगोरियस पोएट। कवि W.H. अडन के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक विगोरियस अर्थात जोरदार कवि थे। कवि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कविता के रूप में जोरदार तरीके से रखते थे, इसलिए कवि को विगोरियस पोएट कहा गया है। नेक्स्ट है वर्स ड्रामाटिस्ट। वर्स मतलब होता है छंद और ड्रामाटिस्ट अर्थात नाटककार। कवि एक छंद नाटककार थे, अर्थात छंद के रूप में अपने नाटकों की रचना करते थे, इसलिए कवि को वर्स ड्रामाटिस्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट कवि के बारे में है क्रिटिक, अर्थात कवि आलोचक थे, आलोचना भी करते थे दूसरे की रचनाओं को या किसी विषय वस्तु पर, इसलिए क्रिटिक भी कहा गया है। ट्रांसलेटर अनुवादक थे और सबसे अंत में है एडिटर, अर्थात कवि एक एडिटर के रूप में अर्थात संपादक के रूप में भी काम किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कवि W.H. अडन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट कवि के बारे में, पोइट्री फॉर हिम वाज अ सीरियस गेम। पोइट्री अर्थात काव्य छंद लिखना कवि के लिए एक सीरियस अर्थात संवेदनशील गेम के जैसा होता था, खेल के जैसा होता था। कवि काव्य को बहुत सीरियसली लेते थे और सीरियसली तरीके से लिखते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पोइट्री फॉर हिम वाज अ सीरियस गेम। काव्य उसके लिए एक सीरियस गेम के जैसा था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवि के बारे में थी। अब हम इस कविता के बारे में, इस कविता का सारांश आपके सामने संक्षिप्त में रखना चाहते हैं। इस कविता में कुल 5 स्टेंजा है और पहले स्टेंजा की शुरुआत होती है इसी पंक्ति से, इसी लाइन से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कवि ने यहाँ पे बताया है अब मनुष्य तेजी से मौत की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य बीमारियों से, हताशाओं से, अपनी परेशानियों से जूझ रहा है और इसको इस कविता में कवि ने दिखाया है कि कैसे मनुष्य तेजी से मौत की ओर बढ़ रहा है। फिर कहते हैं नर्सेस फ्लावर विल नॉट लाट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। तो पहली स्टेंजा में कवि कहते हैं मनुष्य तेजी से और मौत की ओर बढ़ रहा है। इस संसार में कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है और कहाँ तो सभी कब्र की ओर जा रहे हैं
और जिस प्रकार कवि ने यहाँ पर एक बच्चा गाड़ी का उदाहरण दिया है कि एक छोटा बच्चा गाड़ी जिस तरह से सरकता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन बड़े लोग इस पर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य तेजी से मौत की ओर बढ़ रहा है और वह इसका इंपॉर्टेंस नहीं देता है। यह एक पेसिमिस्टिक पोयम है और कवि ने इस कविता में मनुष्य में मौजूद जो फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है मनुष्य के जीवन में, उसको प्रेजेंट किया है। दूसरा स्टेंजा है विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर अर्थात मैसेंजर ऑफ डेथ। विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ अर्थात मौत के यमदूत। कभी कहते हैं कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्समन फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कवि का कहना है कि मौत के यमदूत हमारे अगल बगल पड़े हुए हैं और हमारी वो खुशियों में वो बाधा डाल रहे हैं, हमारे खुशियों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और इंसान बेबस है, मनुष्य बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा है और वह खड़े होकर मूक दर्शक बना है और इस परिस्थितियों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और वह लोनली मतलब अकेले इस सेपरेट हो गया, इस रास्ते पर वह अकेला खड़ा है। तीसरा स्टेंजा में है डेड इन 100 एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक आर्मर स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कवि कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ तो हमारे अगल बगल हजारों लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है और ये कहाँ तो लकड़ी के बने ताबूतों में पड़ी हुई है और इनकी बाहें अकड़ गई है और ये अकड़ी हुई बाहें संसार के झूठे छदम प्रेम की ओर इशारा करती है। ये प्रेम झूठा है, ये संसार का एटीट्यूड लव सब कुछ झूठा है। चौथा स्टेंजा है स्टर्विंग थ्रू द लिपलेस वुड ट्रोल्स एंड स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंगल विल नॉट कम। बोलता है पेड़ों की सारी पत्तियों जंगलों के नीचे गिर गए हैं और सभी पेड़ें जंगल की सभी पेड़ पत्ती बहीन हो गई है और इस दृश्य यह दृश्य अत्यंत भयानक हो गया है और इस दृश्य को ऐसा महसूस करा रहा है कि दैत्य इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए आ रही है। और कहती है कि इस प्रकार के दृश्य सुनसान और वीरान दृश्य को देखकर नाइटिंगेल अर्थात बुलबुल जो मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है, मीठा मीठा गाती है, वह भी गूंगी होगी। डम मतलब होता है गूंगा हो जाना और वह गूंगी हो गई है और इस परिस्थिति से बचाने के लिए कोई भी एंजिल अर्थात देवदूत आने के लिए भी तैयार नहीं है। अंतिम स्टेज हम कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल ए हेड लिज द माउंटेन लवली हेड हुज वाइड वाटरफॉल कुड ब्लीज ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज। कभी कहते हैं कि ट्रेवलर्स अर्थात पथिक, संसार में इंसान को पथिक कहा है कि वह पथिक है और वह अंतिम क्षणों में है। अंतिम क्षणों में तो कभी कहते हैं सबसे अंत स्टेंजा में कभी कहते हैं कि लोगों को अपनी निराशाओं से हताशाओं से बाहर निकलना चाहिए और अपने मन में पॉजिटिव भावना ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यह संक्षिप्त में सारांश मैंने आपके सामने रखा। अब मैं इस कविता के उस महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कविता के लिए पहला पॉइंट क्या है। तो इस कविता के लिए पहला पॉइंट है दिस इज ए पेसिमिस्टिक पोयम। जैसा मैंने कहा इस कविता में कवि निराशा की बात कर रहा है और इसलिए से एक पेसिमिस्टिक पोयम अर्थात निराशावादी कविता कहा गया है। फिर से देखिए दिस इज ए पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, पोयम मतलब कविता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पोयम इज अ लिरिक। यह कविता भी एक लिरिक है। जिस प्रकार आपको मैंने स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बताया था कि दोनों कविता लिरिक है, उसी प्रकार यह कविता भी एक लिरिक है। ऑलरेडी मैंने स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दोनों कविता का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस कविता का लिंक मैं दे दूंगा, आप अवश्य जाके देखें। नेक्स्ट है द पोएट इन एक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इन एक्ट्स मतलब होता है व्यक्त करना, निर्देशित करना, बतलाना। द फ्रस्ट्रेशन अर्थात हताशा, इनहेरेंट मतलब होता है मौजूद होना इन ह्यूमन लाइफ। कवि ने इस कविता में के माध्यम से इस संसार में जो मनुष्य है, मानव जाति है, मानव जाति के जीवन में जो हताशाएं हैं, निराशाएं हैं, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस कविता में आया है द वर्ड नर्सिस यूज्ड इन दिस पोयम स्टैंड फॉर ए ट्री। इस कविता के प्रथम स्टेंजा की द्वितीय पंक्ति है नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अर्थात इस संसार में कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है। तो इस कविता में जो नर्सिस वर्ड का प्रयोग हुआ है उस वर्ड का मतलब होता है ए ट्री। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इन दिस पोयम विस्परिंग नेवर स्टैंड फॉर मैसेंजर ऑफ डेथ। इस कविता का जो
द्वितीय स्टेंजा है वह इसी से शुरू होता है, विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। और विस्परिंग नेवर का मतलब मैंने बताया, मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के यमदूत, मौत के अभिकर्ता, अर्थात मैसेंजर ऑफ डेथ हमारे अगल बगल पड़े हुए हैं। विस्परिंग नेवर स्टैंड फॉर मैसेंजर ऑफ डेथ। चलिए नेक्स्ट है, द प्राम्स आर गो रोलिंग ऑन। पहला स्टेंजा का जो अंतिम लाइन है, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। तो रोलिंग मतलब होता है घड़कना, सरकना, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो है वह एक बच्चा गाड़ी जो होता है उसको सरकाता है, खींचता है, तो वह यहाँ पर रोलिंग मतलब होता है खींचना या घड़काना। नेक्स्ट पॉइंट जो इस कविता से बनता है, द पोएट सेज ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन द डेथ। कवि कहते हैं, चूंकि यह एक पेसिमिस्टिक अर्थात निराशा भरी बातों से भरा हुआ यह कविता है, तो कवि कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन द डेथ, यानी कि मौत अच्छा है लेकिन मानव जीवन अच्छा नहीं है। तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन द डेथ, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और फिर है, द नाइटिंगेल हैज डम टू सी द लीफलेस वुड। मैंने इस कविता के चतुर्थ स्टेंजा में बताया था कि जंगलों की जो पेड़ें हैं उसकी सारी पत्तियां गिर गई है और वह पेड़ें पत्ती वहीन हो गई है, और ये दृश्य अत्यंत ही भयानक और डरावना हो गया है। और कहा कि इस प्रकार के दृश्य को देखकर बुलबुल जो अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है और मीठे मीठे संगीत सबको सुनाती है, वह भी डम अर्थात तो गूंगी हो गई है। तो वही लिखा है, द नाइटिंगेल हैज डैम टू सीव द लीफलेस, अर्थात बहती बहन पेड़ों को देखकर नाइटिंगेल गूंगी हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस चैप्टर से बनते थे उस पर मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है अभी तक मेरे साथ आप वीडियो में बने होंगे। और अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है तो वहां पर जाएं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू। आपसे विदा लेता हूं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।